बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन बेटा यहाँ पे रुका था इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। इकोनॉमिक सिस्टम को हमने क्यों स्टडी करना है, इसका जवाब बड़ा सिंपल। ये जो सवाल थे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनका डिसीजन लेने के लिए हमें सिस्टम चाहिए। और दुनिया भर में जितनी भी इकोनॉमीज हैं, अगर दुनिया भर की हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करें तो दुनिया भर की इकोनॉमिक्स हमें इन 4 सिस्टम्स में डिवाइड नजर आएंगी कि वो इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस का डिसीजन जो है वो इन 4 में से किसी एक तरीके से वो ले रहे हैं। और पहला इकोनॉमिक सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम। मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, दोबारा बता रहा हूँ। सरमायादाराना निज़ाम, इन्वेस्टर्स इकोनॉमी, यानी यहाँ पर जो बुनियादी मोटिव है वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। और वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट, उसका अल्टीमेट मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर नहीं है। वो सोशल वेलफेयर को हटा दीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। कैपिटलिस्ट माइंडसेट इसको बोलते हैं बेटा, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट हर तरीके से अपने सरमाया को बचाने की कोशिश करेगा। कैपिटलिस्ट माइंडसेट जो होगा वो किसी भी तरीके से जायज नाजायज तरीके से वो प्रॉफिट कमाने का सोचेगा। वो ये नहीं देखेगा कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो मेरिट गुड है या डीमेरिट गुड है। ठीक है ना? ये सारी बातें मैं कल की क्लास में कर चुका हूँ। तो इसका दूसरा नाम क्या है? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, इसका तीसरा नाम क्या है? फ्री इकोनॉमी। तो ये मार्केट और फ्री इकोनॉमी ही इसकी पहचान है। मार्केट किसको बोलते हैं? कंज्यूमर्स और बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स और फर्म्स। कंज्यूमर्स जिनकी वांट्स हैं, फर्म्स जो चीजें बनाकर उनकी वांट्स क्या करेंगी? पूरी करेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज देकर। तो फ्री इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसको आजाद छोड़ दिया जाए, जिसमें हुकूमत किसी किस्म की कोई मदाखलत ना करे, और कंज्यूमर जो चाहता है, जिस वांट को पूरा करना चाहता है, और प्रोड्यूसर उसको वांट पूरी करके दे, मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर दे जो वो चाहता है, भले अब वो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो या नुकसान दे। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? तो मार्केट इकोनॉमी मतलब मार्केट जो डिमांड करेगी वही मार्केट में सप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज की डिमांड होगी उस चीज के लोग अच्छे पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो जब हम ये सोचते हैं कि यार वो प्रोडक्ट बनाएं जिसकी डिमांड है, तो हमारा माइंडसेट कैपिटलिस्ट माइंडसेट हो गया कि हाँ इस प्रोडक्ट की डिमांड है। अब जैसे कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाला क्या देखता है? वो बस मौका परस्त होता है, वो मौका देखता है प्रॉफिट कमाने का। उसने कोरोना वायरस देखा तो उसने मास्क बना बनाकर, मास्क महंगे कर करके क्या किया? प्रॉफिट बना लिया। तो ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट है जो आपकी नजरों के सामने। वो इस वक्त ये नहीं देख रहा कि यार सोसाइटी को मास्क की जरूरत है, सोसाइटी जो है वो ऐसे हालात से गुजर रही है जिनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास मास्क खरीदने के पैसे ना हो। तो क्या वो मतलब उनका ये हक नहीं बनता कि वो इस बीमारी से बचे? नहीं, कैपिटलिस्ट ये नहीं देखता। कैपिटलिस्ट बोलता है बस ये मेरी प्रोडक्ट है, इसकी लोगों को जरूरत है, और ये मैं उनको दूंगा जो इसकी कीमत दे सकते हैं, बस। और आप देखें मास्क की कीमत कहां से कहां पहुंची। तो ये मास्क की कीमत जहां से जहां पहुंची है, इस हालत में आप देख लें कि जितने भी लोग हैं ये उस माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो दुनिया में कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये कैपिटलिज्म कंट्री लेवल पे भी होता है और ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले लोग भी होते हैं। होते कि नहीं होते? जवाब दें। इनका सोशल वेलफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। बोलता है हमने कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ओपन नहीं की, भाई हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना, हम कारोबार कर रहे हैं। तो एक 20-30 रुपए वाला मास्क पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। 100-150 वाला N95 मास्क जो है वो 1200-1500 का बिकना शुरू हो गया। कहां पहुंचा दिया मतलब सिस्टम? मतलब एक प्रॉफिट कमाने ने, प्रॉफिट की हवस ने लोगों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अब जब इसकी वैक्सीन बनकर आएगी, सोचिए तो क्या होगा। आप आगे सोचिए ना। ये वो सिस्टम है
मैं ये नहीं बोल रहा कि आज अभी करंटली सिस्टम ऐसा हो, मैं बोल रहा हूँ ये वो सिस्टम है जो बीमारी का इलाज पहले बनाता है और बीमारियां बाद में लॉन्च की जाती। यानी एक बीमारी लाई जाती है ताकि वो फैले और उसकी वैक्सीन पहले से तैयार हो चुकी होती है, और जब वो बीमारी बड़े पैमाने में फैल जाती है तो फिर उस वैक्सीन को बकायदा मुंह मांगे दामों में बेचा जाता है। यही तो कैपिटलिज्म है। उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट मदाखलत नहीं कर सकती। अगर ऐसा निजाम जहां पर गवर्नमेंट जो सेलर्स चाह रहे हैं, जो बायर्स चाह रहे हैं, जो वो मांगते हैं उनको मिले, हुकूमत किसी भी किस्म की कोई मदाखलत ना करे, हुकूमत किसी किस्म का कोई प्राइस कंट्रोल ना करे, तो आप जान लें जो सिस्टम चल रहा है ना आपके मुल्क में, वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसकी मैं और आपके सामने बातें रखता हूं, मतलब यानी इसके पॉइंट्स में रखूंगा पेपर के लिहाज से, लेकिन मेरा डिस्कशन जो होता है वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा होता है कि आप अपनी लाइफ अपने आसपास से चीजों को समझ जाएं। अब आप मुझे बताइए हमारे मसाइल क्या हैं? साफ पानी आता है हमारे पास? घरों में साफ पानी आता है? नहीं आता। आप पीने के लिए क्या करते हैं पानी का? आप पीने के लिए पानी क्या करते हैं? फिल्टर वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, मिनरल वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा ही ना, खरीदते हैं यार, पानी खरीदते हैं। क्या मकाम आ गया इंसानियत के ऊपर कि इंसान को पानी खरीदना पड़ रहा है? पानी जैसी कीमती चीज जो अल्लाह ताला ने इंसान को, मतलब उसकी जिंदगी, पानी जिंदगी है ना इंसान की, तो पानी इज इक्वल टू जिंदगी, और जिंदगी तो अल्लाह की देन है भाई। यानी जिंदगी खरीदनी पड़ रही है इंसान को। ये हालत हो गई हमारी माशरे की कि हम इस कदर गिर गए कि हमने एक बुनियादी बेसिक नेसेसिटी को क्या कर दिया, प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर दिया, जो फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड है। सोचो जरा, बारिशें बंद हो जाए तो क्या होगा इन कंपनीज का। कल बताया ना मैंने आपको, नेस्ले कंपनी ने 4 अरब रुपए का पानी बेच दिया, ठीक है, पाकिस्तान से निकालकर पाकिस्तानियों को बेच डाला भाई। अब आप मुझे बताइए एक रियलिटी सवाल, जब वक्त गुजरने के साथ साथ पानी बेचने वाले कंपनीज में और छोटे छोटे गली मोहल्लों के अंदर जो फिल्टर प्लांट्स के जरिए पानी बेचते हैं, इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है या कमी आ रही? इजाफा हो रहा है। तो ये जितने बिजनेस हैं, क्या कभी ये चाहेंगे आपको साफ पानी मुयस्सर हो? क्या कभी ये चाहेंगे? जिस दिन ये साफ पानी आपको मिल गया बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे बिजनेस बंद हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पानी बेच रहे हो आप पानी खरीदो, क्योंकि आपने पानी जैसी नेमत को भी क्या कर दिया, कारोबार बना लिया। तो बड़ी हैरत अंगेज बात है, हमारे लिए बड़ा नॉर्मल हो गया है पानी खरीदना। लेकिन मैं जब सोचता हूँ इस्लामी शरीयत के लिहाज से, तो शरीयत के अंदर तो ये प्रोडक्ट कभी बेची नहीं जा सकती। ये तो उन लोगों का काम था जो दूसरे लोग थे। यहूदियों से हमने कुएं खरीदे थे, तो पानी बेचना किसी और का काम था, और हमने वो कुएं खरीद कर क्या कर दिया, लोगों में वक्फ कर दिया। वक्फ मतलब कि अब ये बिल्कुल फ्री है भाई, जो जिसका दिल करे यहां से पानी निकाले, उसमें किसी की कोई तखसीस नहीं है, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, अब वो पानी निकाले। तो हम तो वो लोग थे जो कुएं खरीद कर वक्फ कर दिया करते थे। आज हम ही ने क्या कर दिया, वो काम शुरू कर दिया। बिल्कुल हजरत उस्मान वाला वाकया। तो ये हमारी हालत है, यानी पानी के जरिए भी प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया हमने। अच्छा, अब मैं आपसे एक माइंड देखें, ये बताइए, मैं चंद आपके सामने मतलब अपने माशरती जो है ना सवालात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये बताइए, वक्त गुजरने के साथ साथ
ये जो सर्दियां होती हैं, मच्छर आते हैं, तो ये मच्छर को भगाने के लिए, मच्छर को मारने के लिए स्प्रेज हो गए, कॉइल्स हो गई, डिफरेंट किस्म की और टेक्निक्स हो गई। ये जो चीजें आती हैं, प्रोडक्ट्स आती हैं, मॉस्किटो किलर जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वो प्रोडक्ट्स दिन ब दिन बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? और मच्छर, और मच्छर मच्छर भी बढ़ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। अब एक सुनना जरा बात को, क्या ये मच्छर मार जो मॉस्किटो किलर कंपनीज जो हैं, जो ये प्रोडक्ट्स बना रही है, दवाइयां बना रही हैं, क्या ये कभी चाहेगी मच्छर चला जाए, मच्छर खत्म हो जाए? इस सवाल का जवाब, जिस दिन मच्छर चला गया उस दिन क्या होगा, इनका क्या होगा? क्या होगा इनके बिजनेस का? इनका तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो भाई अब ये क्या करते हैं, अब समझना, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं मच्छर की दवाई ऐसी बनाओ कि भाई वक्ती तौर पे आराम आ जाए। मतलब आपने मोर्टीन का स्प्रे किया या आपने किसी और का स्प्रे किया, तो मच्छर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, साइड पे हो गया, और जैसे ही सुबह हुई अपने काम पे उठ के दोबारा निकल गया। मच्छर मरना नहीं चाहिए, मच्छर थोड़ा साइड लाइन होना चाहिए। जिस दिन मच्छर मर गया उस दिन ये भी मर जाएंगे। तो बोला मच्छर को साइड लाइन कर दो, दोबारा अगली सुबह उठेगा, दोबारा काम पे निकल जाएगा। मच्छर को सुकून की नींद दिलवा दो। हाँ भाई, खत्म नहीं होने दो इसको यार। ये खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, मसला हो जाएगा यार। तो बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखें, इसका मतलब यह है कि अगर मेरा माइंडसेट ये है कि यार मच्छर भी रहे और मेरा कारोबार भी चलता रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तो सिर्फ ये, मेरा माइंड यहाँ पर जो है, ये मेरा माइंडसेट है कि मैं मच्छर रहेगा तो मेरा बिजनेस चलता रहेगा और मैं प्रॉफिट बनाता रहूंगा, भले अब आवाम को मच्छर काटते रहे। क्या ख्याल है आपका? तो ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट। और ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट को दुनिया में कौन रिप्रेजेंट करता है? ये अमेरिका रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट कंट्री है। आईएमएफ चाहता है दुनिया भर में कैपिटलिज्म नाफिज हो जाए। ये लोग क्या करते हैं, ये कर्जे देते हैं कंट्रीज को। जब वो कंट्रीज डिफॉल्ट करते हैं, कर्जे नहीं दे पाते, तो फिर बोलते हैं जाओ अपने इदारे प्राइवेटाइज कर दो। पीआईए, जैसा अभी पीआईए गवर्नमेंट का इदारा है, स्टील मिल गवर्नमेंट का इदारा है, इनको बेचो और बेचकर कर्जे उतारो। किसको बेचो? हमें बेचो, हमें बेचो, हमसे पैसे लो, हमें कर्जा वापस करने के लिए। जरा सोचिएगा, हमें बेचो, हमसे पैसे कमाओ और फिर वो पैसे हमें दे दो। क्यों? क्योंकि तुम पर कर्जा है। क्या ख्याल है? तो ये जो कंट्रीज है भाई, ये जो पॉलिसी है ना कर्जों में डुबाने की, ये नुकसानदेह पॉलिसी। हाँ, फिर अवाम पर बोझ डालो, बिल्कुल सही बात है। तो आपको बताने का मतलब क्या, ये आईएमएफ को ये इंसानी हमदर्द मुल्क, यानी हमदर्द इदारे नहीं है, मतलब कि ये मुल्कों से बड़ी हमदर्दी रखते हो, ये लोगों से हमदर्दी रखते हो, ये तो खून निचोड़ने वाले लोग हैं। ये चंद लोगों को फेवर करते हैं बस। ये कर्जे देते हैं और कर्जे देने के बाद वो मुल्क जब कर्जों में जकड़ जाता है, तो फिर बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट बैठे होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई इनके मुल्क में जो इदारे हैं उनकी बोली लगाओ, वो खरीद लो, आप प्राइवेटाइज कर लो। तो आपके मुल्क के बड़े बड़े इदारे फिर कोई और परचेज कर लेता है, वो आपके हाथों से निकल जाता है। ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट। समझे बात को बेटा? इसमें प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा, मतलब इसमें हर चीज प्राइवेटाइज होगी। स्कूल भी प्राइवेटाइज। देखो कल तक स्कूल क्या था, तालीम क्या थी? वेलफेयर था ना यार। तालीम प्रॉफिट थोड़ी थी, तालीम वेलफेयर था। हेल्थ वेलफेयर थी।
ये सारे काम किसने करने थे? गवर्नमेंट ने करने थे, गवर्नमेंट ने। लेकिन क्या हमने तालीम में, क्या हमने हेल्थ में, क्या हमने इन तमाम सेक्टर्स में कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं कर दिया? वेलफेयर हटाकर प्रॉफिट नहीं लगा दिया? आजकल सबसे कामयाब बिजनेस अगर चल पड़े तो स्कूल का बिजनेस है। जून जुलाई में स्कूल बंद हो तब भी फीस मिलती है भाई। जून जुलाई में स्कूल बंद हो तब भी फीस मिलती है। और मैं आपको कैपिटलिस्ट माइंडसेट समझाता हूं। कैपिटलिस्ट माइंडसेट, अच्छा स्कूल करते क्या है? बहुत से स्कूल की प्रैक्टिस क्या है? जून जुलाई की फीस लेते हैं, जून जुलाई की फीस लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लेनी चाहिए नहीं चाहिए, मैं आपको एक माइंडसेट बता रहा हूं। गलत सही की बात हम करते रहेंगे। देखो कैपिटलिस्ट माइंडसेट क्या है समझा रहा हूं। जून जुलाई की फीस लेते हैं स्टूडेंट से, 2 महीने के लिए टीचर्स को फारिग कर देते हैं। हाँ भाई तुम्हारी जॉब खत्म। ऐसे टीचर्स जो दोबारा पता है उनको ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे, या यही 2 महीने बाद लौट के हमारे पास वापस आ जाएंगे। हाँ जो बड़े टीचर्स हैं परमानेंट है उनको निकाल नहीं सकते, वो तो रखना पड़ता है उनको। लेकिन ऐसे टीचर्स जो जून जुलाई में किसी काम के नहीं है, चलो भाई छुट्टी, तुम्हारी छुट्टी आज, मतलब तुम्हारी जॉब खत्म। तो इधर से पैसा भी कमा लिया और उधर से टीचर निकाल के खर्चा भी कम कर लिया। तो अल्टीमेट मोटिव क्या था भाई? अल्टीमेट मोटिव था प्रॉफिट कमाना। अब पैसे आते वक्त अपना फायदा सोच रहा है कि यार 2 महीने अगर स्कूल नहीं चला तो मेरा क्या होगा, ये सोच रहा है। लेकिन जिसको निकाल रहा है उसके लिए नहीं सोच रहा कि 2 महीने में इसको निकाल दूंगा, इसको सैलरी नहीं मिलेगी तो इसका क्या होगा। तो मतलब अपनी जात का सोचना है, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचना, अपना प्रॉफिट बस। द अल्टीमेट मोटिव इज योर प्रॉफिट। तो जब ये इदारे प्राइवेटाइज हो गए, जब एजुकेशन प्राइवेटाइज हो गई, जब हेल्थ प्राइवेटाइज हो गया, तो आप देख लें जरा आगा खान हॉस्पिटल के अंदर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को जाना पड़ जाए, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जरा देखें यहाँ पर एक एक दिन के बिल्स क्या बनते हैं, तो देखें आप जरा। हम तो ऐसी खबरें सुनते हैं कि बंदा दुनिया से जा चुका है, फिर भी उसको लोगों को, मतलब घर वालों को तसल्ली देकर उसको 2 दिन वेंटिलेटर पे रख दिया और वेंटिलेटर का 1 लाख 1.5 लाख बिल बना के दे दिया। भाई ये क्या है? ये सब चीजें क्या हैं? तो ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट है बेटा। और कैपिटलिस्ट माइंडसेट सिर्फ प्रॉफिट बनाने का सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी आवाम को क्या होगा, लोगों को क्या तकलीफ पहुंचेगी। ये माइंडसेट है। जाहिर सी बात है वो बॉडी जब देंगे ना, जब आप बिल क्लियर करोगे, बॉडी उनके कब्जे में। तो कैपिटलिज्म, सरमायादारा निजाम, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमें समझने हैं, वो क्या है कि भाई इस कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या है वो हमें नोट करना है। नंबर 1, resources are प्राइवेटली ओन्ड। कैपिटलिस्ट के अंदर रिसोर्सेज जो होंगे प्राइवेटली ओन्ड होंगे। ये जो हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, नहीं बेटा, हर चीज प्राइवेट है। मैं अपने मर्जी का बिजनेस कर सकता हूँ। मैं अपना बिजनेस हॉस्पिटल करके, हॉस्पिटल के नाम से लॉन्च करूं, मैं अपना बिजनेस स्कूल के नाम से लॉन्च करूं, मैं अपना बिजनेस किसी कॉलेज के नाम से लॉन्च करूं, मैं अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी लॉन्च कर दूं, सो ऑन। तो वो जो तमाम एरियाज थे जहां पर सोशल वेलफेयर एग्जिस्ट करता था, वो भी प्राइवेटली ओन। तो रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन। वसाइल पे कौन काबिज है? हर बंदा जितनी अहलियत रखता है, जितनी मालियत रखता है, जितनी उसके पास कैपेसिटी है, वो अपने अपने इलाके पर या अपने अपने एरिया में वसाइल पे काबिज हुआ है। जमीन उसकी है, लेबर उसके कब्जे में, ठीक है, वो सरमायादार है। मतलब रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन।
तो इसका मतलब क्या है, कैपिटलिज्म जो है वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है कि जो इदारे होंगे वो सारे प्राइवेटाइज होंगे। तो अगर पाकिस्तान में कैपिटलिज्म 100% चल रहा होता तो पीआईए भी प्राइवेटाइज हो जाता, स्टील मिल भी प्राइवेटाइज हो जाता, रेलवे भी प्राइवेटाइज हो जाता। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान में अभी बहुत से इदारे गवर्नमेंट ओन्ड हैं, बहुत से स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के कब्जे में हैं, गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को ओन करती है। तो लिहाजा हम ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान में कैपिटलिज्म वाला सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान में कैपिटलिज्म से हटके कोई सिस्टम चल सकता है, लेकिन करंटली पाकिस्तान इज नॉट फॉलोइंग कैपिटलिज्म। क्या बात सबको समझ में आती है? तो कैपिटलिज्म वो सिस्टम है जो रिसोर्सेज की प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट करता है। वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट के हाथ में कोई रिसोर्सेज हो। क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? नंबर 2, what to produce, how to produce, and for whom to produce. Shall be decided by market mechanism. मार्केट मैकेनिज्म मतलब क्या है? मैकेनिज्म सिस्टम को बोलते हैं ना, मार्केट मैकेनिज्म मार्केट का सिस्टम, और मार्केट का सिस्टम दो लोग मिलकर चलाते हैं, बायर और सेलर। तो जो बायर डिमांड करेगा वही उसको सप्लाई कर देगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस शैल बी डिसाइडेड बाय मार्केट मैकेनिज्म, बाय मार्केट। और मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट में दो कुव्वतें हैं, जो एक कुव्वत जो है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? एक फोर्स है जो रिप्रेजेंट करती है किसको? बायर को। बायर को रिप्रेजेंट करने वाली फोर्स जो है उसको इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं डिमांड, और जो सेलर को फोर्स रिप्रेजेंट करती है उसको हम इकोनॉमिक्स में नाम देते हैं सप्लाई। तो डिमांड सप्लाई भी हमने आगे चल के पढ़ना है, लेकिन ये लफ्ज ऐसे आ रहे हैं जो ऑब्वियसली मैंने कहा था कि आपको आगे पढ़ने हैं। आगे पढ़ने के बाद जब आप दोबारा इन चीजों को पढ़ते हैं ना, फिर आपकी कॉन्सेप्ट और इसमें निखर जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है जी? What to produce, how to produce and for whom to produce shall be decided by market mechanism, that is demand and supply. यहाँ पर जिस चीज की डिमांड होगी वही चीज प्रोड्यूस की जाएगी। जिस चीज की डिमांड होगी, जो डिमांड करेगा उसके लिए प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है जी? जो जितनी अच्छी कीमत दे सकता है उसके लिए प्रोड्यूस की जाएगी। वो 3G और 4G वाली एग्जांपल मैंने कल दी ना आपको, कि भाई 3G और 4G सबसे पहले उन शहरों में लॉन्च किए गए जिन शहरों में डिमांड थी, बड़े शहरों में। वो देहातों में तो लॉन्च नहीं किए गए पहले, क्योंकि कैपिटलिज्म के लिहाज से तो बेवकूफी थी हमारे लिए। तो resources are privately owned. What to produce, how to produce, and for whom to produce shall be decided by market mechanism, that is demand and supply. उसके बाद prices are determined by market forces of demand and supply. ठीक है जी?
यानी मतलब कीमतें तय कैसे होंगी? कीमतें लोगों के बिहेवियर्स तय करेंगे। कभी आप देखते हैं मार्केट में तेजी होती है, तेजी मुराद मतलब खरीदार ज्यादा होते हैं, जब खरीदार मार्केट में ज्यादा होते हैं तो वो डिमांड ज्यादा कर रहे होते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। कभी मार्केट डाउन होती है, तो जब मार्केट डाउन होती है कीमतें खुद ब खुद नीचे आ जाती है। पूरा स्टडी करना है, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है इसमें से, लेकिन एक आपको आइडिया जनरेट करना है कि फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे रमजान में देखें आप खुद ब खुद चीजों की कीमतें बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बताइए जरा, सोचे रमजान में क्यों कीमतें बढ़ जाती हैं चीजों की? अचानक से चीजों की खरीदने की सलाहियत लोगों की बढ़ नहीं जाती, मार्केट में चीजों की डिमांड इंक्रीज नहीं हो जाती। ठीक है, खैर अभी मैंने आपको डिमांड पढ़ाया नहीं, और जब तक हम पढ़ नहीं लेते हम इस पर कोई कंक्लूजन नहीं बनाएंगे फिल वक्त। ये आपको सिर्फ एक आइडिया जनरेट करने के लिए। अब हुकूमत चाहे तो प्राइस को कंट्रोल कर सकती है कि नहीं कर सकती? कि जो लोग डबल कीमतें ले रहे हैं, वो आपने सुना होगा भाई, रमजान से एक दिन पहले लीमू कितने का बिक रहा था? 50-60 रुपए किलो बिक रहा था। रमजान शुरू होते ही 300 रुपए किलो का हो गया भाई। पता आपको इस बात का? तो ये क्या हुआ अचानक से यार? और इसको कंट्रोल कोई नहीं कर रहा कि यार 60 से 300 रुपए सीधा कहां पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट को फ्री छोड़ दिया गया। फ्री मतलब कि जो हो रहा है वो होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। अगर गवर्नमेंट यहां पे इंटरफेयर कर दे, बीच में गवर्नमेंट मदाखलत कर दे और कीमतें फ्री मार्केट के हिसाब से चलने ना दे, तो फिर वो इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी नहीं कहलाएगी, वो इकोनॉमी फिर फ्री नहीं कहलाएगी। उसको कोई कंट्रोल करने वाला आ जाएगा। तो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज अगर आ गई या गवर्नमेंट का इंटरफेयर आ गया, तो इसका मतलब फिर वो मार्केट फ्री मार्केट नहीं है। तो फिर क्या सर हमारी जो मार्केट्स हैं वो कैपिटलिज्म फॉलो कर रही है? जवाब इसका नो है बेटा। हमारी मार्केट में जो है वो सब्जी वालों को, फ्रूट वालों को प्राइस लिस्ट मिलती है कि नहीं मिलती? लिस्ट मिलती है। जवाब दें आप। यानी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज तो हमारे मुल्क में हैं, हुकूमत इंटरफेयर तो करती है, लेकिन हमारे यहाँ कानून तो है, कानून फॉलो नहीं होता। मसला ये, तो जब कानून फॉलो नहीं होता तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ कैपिटलिज्म चलना शुरू हो जाता है। हकीकत में हमारे मुल्क में कैपिटलिज्म नहीं है, ये बताऊंगा हमारे मुल्क में क्या है, लेकिन अपेरेंटली हमें लगता है कि शायद हमारे मुल्क में कैपिटलिज्म। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा यार? अब ये एक लंबी बहस में हम निकल जाएंगे कि गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा या फायदा नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है कंट्रोल करना, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट का फेलियर है ये बेटा, गवर्नमेंट को फायदा कुछ नहीं, गवर्नमेंट की नाकामी है। अब ये और बात है कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट में वो लोग बैठते हैं जिनके अपने बिजनेस होते हैं। आप क्या कर लो, शुगर रिपोर्ट देख लो भाई, शुगर वाले केस में नवाज शरीफ की भी मिल है, जरदारी की भी मिल है, और जहांगीर तरीन की भी मिल है। तो ये लोग गवर्नमेंट में बैठते ही इसलिए कि अपने आप को फायदा दे। ये क्यों अपने आप को कंट्रोल करने देंगे बेटा? आप ये सोचे ना। तो गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, गवर्नमेंट लोग जो चला रहे हैं ना, उनके बिजनेस चल रहे हैं, उन्हीं को फायदा है। अब बताओ नवाज शरीफ का बिजनेस क्या था? बताओ, नवाज शरीफ के बाद इत्तेफाक फाउंड्री थी, स्टील, सरिया, लोहा, स्टील बनाने की मिल थी ना। अब नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो इतना कंस्ट्रक्शन को क्यों प्रमोट करती थी? हाँ भाई, रोड बना लो, फ्लाईओवर बना लो, पुल बना लो, मेट्रो बना लो, तो जितनी कंस्ट्रक्शन होगी उतना सरिया खर्च होगा, और वो सरिया इत्तेफाक से भी तो परचेज होगा कि नहीं होगा? तो मतलब मुल्क में लोग खुश भी होंगे कि यार नवाज शरीफ तो बड़े अच्छे अच्छे काम करके चला गया यार, मोटर भी बना दी उसने, लेकिन बैक पे नवाज शरीफ का बिजनेस भी तो चल पड़ा ना यार। क्या ख्याल है? कुछ समझ रहे हैं? तो ये बड़े बड़े गेम्स हैं यार, मतलब हम तो सोचते नहीं है इतना, लेकिन ये लोग ये हुकूमत में आते हैं अपने बिजनेस चलाने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से तो इमरान खान वाहिद हुक्मरान होगा जिसका अपना कोई बिजनेस नहीं। ठीक है, इसके आसपास जो लोग होंगे उनका स्टेक होगा, लेकिन इसका बिजनेस नहीं है। एक जमाने में ये पिछली से पिछली गवर्नमेंट जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें उन्होंने रेलवे मिनिस्टर लगाया। रेलवे मिनिस्टर पता है किसको लगाया?
जानते हैं आप रेलवे मिनिस्टर कौन था? अभी तो शेख रशीद है, उससे पहले ख्वाजा साद रफीक था। ये तो नून लीग की तरफ से ना, उससे पहले जो हुकूमत थी, साद रफीक से पहले कौन था रेलवे मिनिस्टर, बताओ? कोई जानता है आप में से? साद रफीक से पहले कौन रेलवे मिनिस्टर था? बशीर अहमद बिलोर फ्रॉम केपी के, जिसने NA1 नेशनल असेंबली की जो पहली सीट है ना, NA1 पेशावर की सीट होती है, पेशावर की नेशनल असेंबली की पहली सीट पेशावर से शुरू होती है, उससे इलेक्शन लड़ा था इमरान खान के अगेंस्ट। इमरान खान जीत गया था वो इलेक्शन। खैर, तो ये बशीर अहमद बिलोर, अरे भाई इसको बनाया क्या, रेलवे का मिनिस्टर। और आप जानते हैं ये कौन है? इसकी खुद की अपनी ट्रांसपोर्ट चलती है कराची से लेकर पेशावर तक। यानी आपने रेलवे के कॉम्पिटिटर को क्या बना दिया, रेलवे मिनिस्टर बना दिया। कमाल कर दिया यार, ऐसा होता है कहीं दुनिया में? जो रेलवे का कॉम्पिटिटर है, जो रेलवे का कॉम्पिटिटर है, जो रेलवे का मुकाबला कर रहा है बिजनेस की शक्ल में, वो रेलवे का मिनिस्टर बन गया, जिसकी अपनी बसेस चलती हो। तो जब, क्या बताइए जरा, अगर रेलवे को वो अच्छा कर देता तो नुकसान किसको पहुंचता? नुकसान किसको पहुंचता? उसके अपने बिजनेस को पहुंचता। तो क्या वो कभी चाहेगा कि रेलवे अच्छा हो? इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कि भाई मेरा मफाद जो है वो तो मेरे बिजनेस में, और रेलवे मेरा अगर कॉम्पिटिटर है तो मैं ही उसका मिनिस्टर बन जाऊंगा, तो मैं कभी भी रेलवे को सुधरने नहीं दूंगा, क्योंकि उससे तो मेरा बिजनेस अपना खराब हो जाएगा। तो यही हमने किया हुआ अपने मुल्क में यार। हमने अपने मुल्क में वो कमालात किए जो समझ से बाहर हैं हमारे। ठीक है, बहरहाल मैं तो हैरान होता हूँ कि आजकल ये लोग जो है वो कैसे आज भी ये क्लेम करते हैं, और ये कैसे दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, और अवाम के, मतलब अवाम की सोच समझ को पता नहीं क्या हो गया, और वो सब कुछ भूल जाते हैं। हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी बड़ी, क्या कहते हैं, कमजोर है भाई। वो हमारे सामने बड़े से बड़ा वाकया हो जाए, कुछ अरसे बाद हमें याद भी नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ है, कुछ याद भी नहीं होगा। भारत नंबर नेक्स्ट। तो हमने क्या बोला, प्राइसेस आर ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ जी, आवाज कट रही है भाई, आवाज सही नहीं आ रही आप लोग? जवाब दीजिए, आवाज सही है? ओके। और यहाँ पर जो फीचर मैं लिखने जा रहा हूँ वो क्या है? तो कैपिटलिज्म की क्या है बुनियादी बात, क्या है? सेल्फ मोटिव। यहाँ हर कोई अपना मफाद देखता है, हर बिजनेस अपना मफाद देखेगा, हर बिजनेस सोशल वेलफेयर नहीं देखेगा भाई। इसको आप सेल्फ इंटरेस्ट बोल दो। सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट मोटिव। सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट मोटिव।
ओके जनाब, चले खैर। सोशलिज्म, रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी तो मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। सोशलिज्म एक सिस्टम है जिसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो सारे गवर्नमेंट के हाथ में आ जाते हैं। गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ओन करती है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। तमाम रिसोर्सेज जो है वो पब्लिकली ओन बाय गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट आवाम को रिप्रेजेंट करती है। यानी रिसोर्सेज अवामी हैं, कोई जाती रिसोर्स नहीं है, कोई निजी इदारा नहीं मिलेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं दिखाई देगा आपको यहाँ पर। हॉस्पिटल्स हों, कॉलेज हों, स्कूल हों, ये सब क्या होंगे? पब्लिकली ओन्ड होंगे, मतलब गवर्नमेंट उनको ओन करेगी और आवाम का इन वसाइल पे बराबर हक होगा। What to produce, how to produce and for whom to produce shall be decided by government। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है। तो फिर गवर्नमेंट उस चीज में सबसे पहले अगर किसी चीज को मद्देनजर रखेगी वो सोशल वेलफेयर होगा। हुकूमत कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जिससे आवाम को नुकसान हो। वो चीज जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो, हुकूमत कभी भी ऐसी चीजों को प्रोड्यूस नहीं होने देगी। तो फिर जो डीमेरिट गुड्स हैं, अल्कोहल हो गया या दीगर ड्रग्स हो गई, वो सोसाइटी में नहीं बिक पाएंगी क्योंकि रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। उसके बाद प्राइस सेटिंग या प्राइस डिटरमाइन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, ताकि कोई भी हाई प्राइस जो हो चार्ज ना हो और लोगों को, जो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर जो है उसको प्रमोट किया सके, लोगों को हर चीज मैसर आए, हर बंदा हर चीज खरीद सके। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या बना यार? सोशल वेलफेयर इज द की एस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म। सोशल वेलफेयर जो है वो की एस्पेक्ट है किसका? सोशलिज्म। तो बता रहा था, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने सोशलिज्म को प्रमोट किया, ठीक है। तो जब प्रमोट किया तो पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे क्या हो गए? नेशनलाइज हो गए। लेकिन ये सिस्टम नाकाम रहा, क्योंकि जब इदारे नेशनलाइज होते हैं तो वसाइल जो है वो हुकूमत के हाथ में आ जाते हैं और हुकूमत कोई कर, मतलब हुकूमत तो कोई, मतलब लोगों में से मिल लोग जो सिलेक्ट होते हैं वही हुकूमत चला रहे होते हैं। तो सोशलिज्म में चंद लोग क्या बन जाते हैं? साहिब इख्तियार बन जाते हैं। और जब वो चंद लोग साहिब इख्तियार बन जाते हैं तो वो अपने आप को खुदा, नाउजुबिल्लाह, खुदा समझना शुरू हो जाते हैं कि वो सारे वसाइल उनके कंट्रोल में, नाउजुबिल्लाह। तो फिर वो उसको मिस यूज करते हैं, करप्शन बढ़ जाती है। तो मैं ये कह रहा था, देखो एक डॉक्टर, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, एक डॉक्टर आपसे कैसे बात करता है? आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, डॉक्टर आपसे कैसे बात करता है? हालांकि ये सारे अवाम के खादिम हैं, ये सारे अवाम के मुलाजमीन हैं, ये आपके टैक्स के पैसों से पलते हैं, इनको तनख्वाहें आपके टैक्स के पैसों से मिलती हैं। तो जब ये आपके टैक्स के पैसों से पलते हैं तो ये आपके मुलाजमीन है, ये आपके मुलाजमीन है, ये आपसे इस तरह बात नहीं कर सकते। समझे बात को बेटा? बेनिफिट में क्या है? ना सोशलिज्म ना कैपिटलिज्म। तो अब तक जो बेहतर निजाम है दुनिया का, और वो है मिक्स इकोनॉमी, जिसमें कुछ एस्पेक्ट सोशलिज्म के हैं और कुछ एस्पेक्ट जो कैपिटलिज्म के। और सबसे बेस्ट इस्लामिक सिस्टम है, वो भी आप पढ़ेंगे जरा। तो इस्लामिक सिस्टम में अभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपने पास। इस्लामिक सिस्टम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन वो हम लास्ट में पढ़ेंगे सब कुछ कवर करने के बाद। तो थर्ड पॉइंट क्या है? मिक्स इकोनॉमी। पाकिस्तान में बिल्कुल मिक्स इकोनॉमी चल रही है, बिल्कुल सही कह रही है। अभी करंटली पाकिस्तान मिक्स इकोनॉमी फॉलो कर रहा है, लेकिन कभी कभी हमारा झुकाव जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ जाता है जब हम प्राइवेटाइजेशन बढ़ती हुई देखते हैं। तो जब अगर हमारे मुल्क में प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगी तो हमारा झुकाव जो होगा वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी करंटली पाकिस्तान में क्या है? मिक्स इकोनॉमी है। तो मिक्स इकोनॉमी का पहला पॉइंट क्या होगा? रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय बोथ प्राइवेटली एंड पब्लिकली। यानी रिसोर्सेज इदारे गवर्नमेंट के भी हैं और इदारे प्राइवेट भी हैं। पाकिस्तान में हमें गवर्नमेंट स्कूल भी दिखते हैं, पाकिस्तान में हमें प्राइवेट स्कूल भी दिखते हैं, पाकिस्तान में हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी दिखते हैं, पाकिस्तान में हमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी दिखते हैं। तो रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। ये पहला पॉइंट होगा उसका। What to produce, how to produce and for whom to produce shall be decided by both private and government sector। यानी what to produce, how to produce and for whom to produce मार्केट मैकेनिज्म भी डिसाइड करेगा। कुछ फैसले मार्केट पे छोड़ें, लेकिन जहां पर मार्केट गलत फैसला करेगी वहां पर गवर्नमेंट का इख्तियार होगा कि वो इंटरफेयर करे, उस काम को रोके। जैसे बताइए, क्या कोरोना वायरस वाले केस में हुकूमत ने आपको दुकानें खोलने से नहीं रोका हुआ? कारोबार बंद नहीं करवाया हुआ, कारोबार करने से रोका हुआ नहीं है।
हालांकि तो आपको तो आम हालात में कारोबार करने की इजाजत थी, कोई रोक टोक नहीं थी आपके ऊपर, कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं थी उसकी। लेकिन क्या अभी गवर्नमेंट ने आकर इंटरफेयर नहीं किया? तो जो मिक्स इकोनॉमी है उसके अंदर गवर्नमेंट जब चाहे इंटरफेयर कर सकती है। बहुत सी चीजों को गवर्नमेंट आजाद छोड़ देती है फ्री इकोनॉमी की तरह, लेकिन जहां वो आजादी नुकसान दे रही होती है वहां पे गवर्नमेंट आके इंटरफेयर करती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस शैल बी डिसाइड बाय गवर्नमेंट। फिर वही प्राइसेस, हमारे मुल्क में प्राइसेस कौन तय कर रहा है? मार्केट तय कर रही है। रमजान आता है कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो उन प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। तो मतलब हमारे यहाँ मार्केट भी एग्जिस्ट करती है और गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोल भी एग्जिस्ट करती है, दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो गवर्नमेंट चाहे तो प्राइस को कंट्रोल करे, और गवर्नमेंट ना चाहे तो फिर प्राइसेस को छोड़ दे एज इट इज, जिस तरह मार्केट में चल रहा है चलने दो। ठीक है जी। तो हम बोलेंगे ना आपके मिक्स इकोनॉमी के अंदर लोगों को प्रॉफिट कमाने का भी हक है, और मिक्स इकोनॉमी में जहां प्रॉफिट हद से क्या करेगा, जहां प्रॉफिट हद से तजावुज करेगा वहां गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बीच में आ जाएगी। हाँ बेटा, बेहतर सिस्टम है, बेस्ट नहीं है। बेस्ट का फैसला हम बाद में करेंगे, और दुनिया में कोई चीज बेस्ट नहीं होती, आपकी जरूरत आपको बेस्ट बनाती है। ठीक है, ये कभी बात करेंगे इस चीज के ऊपर। तो मैंने चारों पॉइंट्स आपको बता दिए जबानी बता दिए। अब आप सोचिएगा जरा कि आप कैपिटलिज्म के 4 पॉइंट्स और सोशलिज्म के 4 पॉइंट्स को देखकर मिक्स इकोनॉमी के 4 पॉइंट लिख दें खुद से अपने पास। लिख लेंगे ना बेटा सब लोग? रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय पब्लिक and private sector. There is right to own private property in mixed economy. What to produce, how to produce, and for whom to produce shall be decided by both market mechanism and government. Prices are determined by market forces. However, government can interfere to control the prices. और उसके बाद social welfare, profit motive exist, but government can प्रीवेल सोशल वेलफेयर। ठीक है जी। तो प्रॉफिट मोटिव एग्जिस्ट करेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर सकती है, प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकती है। तो ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी। अगर 4 पॉइंट्स आपको लिखना ना आ रहे हो तो रिकॉर्डिंग सुन के लिख लीजिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, ये रजिस्टर साथ साथ कंप्लीट होना चाहिए बेटा, लाजमी सबका होगा ना कंप्लीट। तो 3rd पॉइंट आप ऐड कर दीजिएगा, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो तकरीबन ये जो चैप्टर नंबर 1 है स्टडी टेक्स्ट का मैंने कवर किया। तो अगली क्लास में मैं चैप्टर नंबर 2 से बात शुरू करूंगा। ठीक है बेटा, कंप्लीट इन द सेंस हमारी क्लास के लिहाज से कंप्लीट है, स्टडी टेक्स्ट के लिहाज से कंप्लीट नहीं है। तो जो चीजें मैंने छोड़ी हैं उसमें से वो ऑब्वियसली मैं किसी और पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, वो टॉपिक से टॉपिक कनेक्ट होकर कवर हो जाएंगी चीजें। मैंने आपको पहले बताया था मेरा पढ़ाने का वही है कि मैं टॉपिक से टॉपिक को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है ना। तो ये तमाम बातें आपके सामने रख दी बेटा। यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो बोल दीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन चलता रहेगा हमारा। तो अब इसको पढ़िए अच्छी तरह। आपका एक टेस्ट भी हो सकता है इसका, चैप्टर नंबर 1 का। तो बाकी बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।